नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में किसी कंपनी विशेष की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ नई स्टडी हमारी बिल्कुल ही नहीं है, हमने हमारी एक पुरानी रिविजन्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पुरानी लर्निंग के ऊपर। हम अपने इस चैनल के ऊपर एक बार स्टडी किए थे। कंपनी का नाम था गोकुल एग्रो, जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल दर्ज दिखती थी। यदि आप चाहो तो जा करके देखना इसका। भले इसमें व्यू कम था, उसमें कोई इशू नहीं था क्योंकि हम नई नई इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। अब यहाँ पे देखा गया कि आज के टाइम में इसके ऊपर मैं रिवीजन कर रहा हूँ और मार्केट की रैली पता है कितना हो गया। सोचने वाली बात से बहुत सोचने की आगे तक पहुंच चुकी है सोच। चलिए जरा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंपनी जिसका पोटेंशियल्स ऐसा रहा पिछले कुछ दिनों की डेटाबेस के मुताबिक, यदि हम देखा जाए, मैं एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की बात कहूं तो हमने स्टडी किया था 21 मई 2024 को। आजकल 25 चल रहा है, 21 मई के आसपास हम चलते हैं और 21 मई से हम इसकी प्लानिंग को लेते हैं जब मार्केट ने एक रैली क्रिएट करने की कोशिश किया था। अब देखिए 21 मई से यदि हम डेटाबेस को लें, नियर अबाउट की बात करूं तो करीब 143 रुपए के आसपास की प्राइस हुआ करता था उस टाइम पे। मैं इसको 140 रुपए के आसपास एवरेज मानता हूं क्योंकि वो नियर अबाउट आप जाके देखेंगे, मैं आपको आई बटन में लगा दूंगा लिंक। और आज के टाइम में स्टॉक की प्राइस पता है कितनी रैली क्रिएट कर रही है, जबकि मार्केट ने बीच में मौका जरूर दिया था इसको प्रॉफिट बुकिंग करने को लेकर के, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट दोबारा कई गुने की रफ्तार से चली। 140 रुपए का शेयर की प्राइस आजकल देखने को मिला है करीब करीब 350 के आसपास दर्ज करती दिखी है अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ। जबकि लाइफ टाइम हाई की बात किया जाए तो शायद ये कह सकते हैं कि अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती दिखी है लास्ट 5 सालों के डेटाबेस के मुताबिक। क्यों नहीं, इसको जरा रिवीजन करते हैं क्योंकि हमने जब किया था उस टाइम पे कुछ रिजल्ट पेंडिंग था। आज के टाइम में काफी सारे रिजल्ट आए। दिसंबर का पीरियड चल रहा, जनवरी का पीरियड चल रहा है, दिसंबर का रिजल्ट आप आने वाले एक्सपेक्टेशन के साथ कामकाज करेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड को लेकर। कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कि एडिबल्स ऑयल है, नॉन एडिबल्स ऑयल है और फीड्स जो कि मील है उस पर कंपनी का कारोबार रहा है। अब आते हैं मार्केट को लेकर। देखिए मार्केट में इनकी रिजल्ट को बाद में हम अवलोकन करेंगे। फिलहाल यदि इसका देखा जाए तो आज भी ये इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आजकल ये थोड़ा सा ओवरवेट हो चुका है। करीब करीब की बात किया जाए, बुक वैल्यू करीब 61 है, इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 308 रुपए के आसपास है और नियरली देखा जाए तो ये जो करंट मार्केट की प्राइस 357 के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है, जो कि हायर टू हायर 370 तक पहुंचा था। फिलहाल ये आंकड़ा दर्ज करती है, इसको कह सकते हैं नियर अबाउट द लाइफ टाइम हाई की अप ट्रेंड में दर्ज करती है। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 18 से लेकर 23% की आंकड़ा दर्ज करती है। 14 करोड़ 80 लाख के नंबर ऑफ शेयर में जो 5200 करोड़ की 5200 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट करती है, उसमें प्रमोटर का कंट्रोल आज भी 73% से ज्यादा की बात रखती है। लेकिन डिमेरिट की बात अभी भी ये दर्ज करती है जो कंपनी के प्रमोटर हैंड के 13% से ज्यादा शेयर मार्केट में क्या है, मॉर्गेज है। इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में प्लेज कहते हैं। अर्निंग पर शेयर 13 रुपए से ज्यादा कमाती है कंपनियां। आज के टाइम की बात किया जाए, डेट टू इक्विटी 0.53 का अंगर नंबर आता है, करंट रेशियो के नंबर भी 1.16 दर्ज कर। रिस्क फैक्टर के मुताबिक देखा है तो आज भी कंपनी में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा रहा। जहां कंपनी ये कहती है कि हम 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आज भी इनके पास 136 रुपए का मार्केट में आउटस्टैंडिंग दर्ज दिखती है। अब यहाँ पे दर्ज ये देखनी क्या परसेंटेज वाइज क्या कहता है, कितनी परसेंटेज के मार्केट में अवलोकन कहता है। देखिए किसी भी कंपनी में जो स्टॉक प्राइस जो चलना है, अप ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है, उसका अवलोकन कहाँ से करते हैं। पहली बात तो सेल्स का आधार क्या है, अप ट्रेंड है कि नहीं है। प्रॉफिट का नंबर, क्या अप ट्रेंड चल रही है कि नहीं चल रही। क्या सेल्स के आधार पे ऐसी बात तो नहीं थी कि जिनको आउटस्टैंडिंग हम कहते हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही, उनको डिक्रीजिंग होना चाहिए था। जो प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे हम इंटरेस्ट पार्ट को देखते हैं तो वो डिड्यूसिंग होना चाहिए था। साथ में यदि हम इनकी लॉन फैक्टर को देखते हैं तो लॉन फैक्टर से वो कंपनी क्या खर्चा पानी के लिए निकाल रही है पैसा, या प्रोडक्टिविटीज में अपने यूटिलाइजेशन करने की कोशिश में लगी हुई दिखती है। अब आते हैं मार्केट में कुछ और पहलू को लेकर के।
जो समझने की कोशिश करते हैं। इनके पास प्रोडक्टिविटीज में यदि देखा जाए तो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट हैं, स्पेशलिटीज फैट एंड ऑयल की बात कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्शन की भी बात कहती है, नॉन एडिबल्स के अंदर भी इनके पास कैस्ट्रोल ऑयल आती है, कैस्टोर ऑयल डेरिवेटिव्स की बात कहती है, और फीड मिल भी इनके जो कि फीड मिल है उनके वो भी अवेलेबल दर्ज करती है। कुछ ब्रांड की यदि बात किया जाए, इनका कुछ ब्रांड्स ऐसा हो तो देखिए इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि गोकुल एग्रो रिसोर्स के अंदर आती है, जो इनके पास एडिबल्स ऑयल की ब्रांड्स दर्ज करती है। इसमें खास करके देखा जाए सोयाबीन है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, विटामिन 3 की बात कहती है, और इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल इनकी आती है। अलग अलग ब्रांड है इनके पास, वीटा लाइफ इनकी ब्रांड्स की बात कहती है। इसके अलावा रिफाइंड कॉटन सीड से आती है ऑयल, कॉटन सीड्स ऑयल की बातें कहती है। इसके अलावा कुछ और ऑयल हैं जिसमें सब में विटामिन V3 की बात कहती है। रिफाइंड सोयाबीन सनफ्लावर्स ऑयल की भी बात कहती है। इसके अलावा ग्राउंड नट को लेकर कहती है, और आप इसके अलावा ग्राउंड नट फिल्टर्ड की बात कहती है। काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ की बात कहती है डेवल्स ऑयल के अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके पास नॉन एडिबल्स में क्या क्या आती है। नॉन एडिबल्स ऑयल के अंदर देखा है तो इनमें दर्ज करके देखिए, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं इनके पास जहाँ पे रिफाइंड कैस्टोर ऑयल की बात कहती है, कैस्टोर ऑयल है कमर्शियल को लेकर के। इसके अलावा यदि हम कुछ और इनकी ब्रांड्स को देखा है जो मार्केट में चलती है, जहाँ पे फीड मिल को लेकर कहती है, तो फीड मिल में क्या अवेलेबल है इनके पास वो भी ज़रा देखने की कोशिश करें। जो मार्केट में यहाँ पे कैस्टर सीड मिल की बात कहती है, फिर सोयाबीन में इनके पास मिल हैं, जो कि सारे के सारे गोकुल एग्रो रिसोर्स ही इनके कारोबार देखती है, अलग अलग ब्रांड के थ्रू अपनी मार्केट में कारोबार करती है। अब इनकी तरह और समझने की कोशिश करें, जो ये सारे प्रोडक्टिविटी से अपने मार्केट में जगह क्रिएट करती है डिवर्स ऑयल सेक्टर में, वहाँ पे इनका यदि हम प्रॉफिट लॉस को देखें लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक, तो ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो ट्रेंडिंग इसका रहा है वो लगातार अप ट्रेंड दर्ज करती दिखी है, जो कि 16,000 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर पाती है। दूसरे पहलू में 16,000 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी 202 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार सस्टेन करती दिखी है, जो कि 3% तक की आंकड़ा दर्ज करती है। इनके पास एक डिमेरिट की बात है इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर के, जो थोड़ा सा सताती दिखती है, और वो शायद कम हो जाए तो शायद मार्केट में और बड़ी रैली क्रिएट कर पाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो क्वार्टरली ट्रेंडिंग डेटा था उसमें भी देखा गया कि इनका जो टर्नओवर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वो लगातार बेटर करती दिखी है सेल्स के आधार पे, जबकि जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो भी लगातार बेटर दिखती है, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं करती है, वो इंक्रीजेबल दिखती है। तो इनके लिए एक थोड़ा सा डिमेरिट की बात करें, जबकि इनके पास इनकम जो नेट इनकम सोर्स था वो काफ़ी रहा है, लेकिन नेट इनकम सोर्स को ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल 1% ही कमाती हुई धन को सेव कर पाती, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, जो कि रिजर्व में ट्रांसफर होने वाली नंबर की बात कहती है। कंपनी में यदि हम रिस्क फैक्टर को जान रहे हैं तो 10 दिन के रिस्क फैक्टर था, जहां पे हमने ये देखा कि कंपनी में 136% तक की प्रॉफिट के बेसिस पे और मार्केट में सेल्स के बेसिस पे केवल 2% का आंकड़ा दर्ज करती है। वहां पे 10 दिन के टाइम फ्रेम की बातें कहती है, और कंपनी की चालाकी को देखिए, अपने वेंडरों को पेमेंट देती है 46 डे में, अर्थात क्लाइंट से पैसा तो 10 दिन में ले लेती है, लेकिन अपने वेंडरों को जिससे इनका प्रोडक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉय की बात किया जाए, इनको पेमेंट करना है, और वो पेमेंट 1 महीने से ज़्यादा टाइम फ्रेम में ये देती दिखती है। वो पैसे को अपने फंड अपनी बिजनेस में यूटिलाइजेशन करती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर की बात किया जाए। कंपनी में कर्ज की सिचुएशन को देखा है तो कर्ज आज भी जो है लगातार जो इंक्रीज होती रही थी, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात है कि कर्ज को लगातार पे आउट कर रही है। साथ में इनके पास फिक्स अच्छे खासे तादाद में है। बाकी वर्किंग प्रोग्रेस में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे उन्होंने इंक्रीज करती दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के, जबकि अदर एसेट्स के अंदर भी काफ़ी सारे फंड दर्ज करती है, जो कि खास करके इन्होंने पैसा में लिया भी था दूसरों से, जो प्रोडक्टिविटीज है उसको लेकर के, तो शायद इनके पास ये नंबर दर्ज करती दिखी है। यदि सीजीआर के बेसिस पे हम स्टॉक परफॉर्मेंस और इनका सेल्स आधार को देखें तो कंपनी का जो सेल्स आधार था लगातार बेटर करती जा रही थी, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी उसी रफ्तार से चल रही। तो क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती है? सेल्स लगातार ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग, प्रॉफिट अप ट्रेंडिंग में है, स्टॉक की प्राइस तो अप ट्रेंडिंग में चलना ही था, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको अप ट्रेंड के लिए ऑन एवरेज दर्ज दिखती है।
पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो जो कि ये एडिबल्स ऑयल इंडस्ट्री से अंदर बिलोंग करती है, सॉल्वेंट्स एंड एक्सट्रैक्शन को लेकर के। इसके अलावा कई सारे और कैप में डील करते हैं, जिसमें कि खास करके देखा जाए बीएसई ऑल कैप्स हो या बीएसई स्मॉल कैप्स हो, इसमें फास्ट मूविंग जो इंडेक्सेशन है उसके अंदर इनका डील देखने को मिला, अलग अलग इंडेक्सेशन में देखने को मिला। वहां पे जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे मैरिको हो, पतंजलि हो, अदानी विल्मर हो, इन सभी के रफ्तार में आज भी यहाँ पे क्या है, आज भी यहाँ पे खाली जगह दिखती है। क्या, किसको लेकर के? निवेशकों का, वो क्राउड को लेकर के। लेकिन क्राउड भी तो है, क्राउड कितना है? तो देखिए इस कंपनी में निवेशकों का क्राउड इतना बना है, मार्केट की रैली इसलिए बनी क्योंकि मार्केट में 30-40 हजार के आसपास निवेशक हुआ करते थे। वो धीरे धीरे देखा गया कि करीब करीब 51,000 से लेकर कहते हैं 50 से 55,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। जहां पे एफआई ने कोई होल्डिंग नहीं बनाया था, वहां पे 1% से ज्यादा एफआई की होल्डिंग हो जाती है। डीआई की होल्डिंग अभी धीरे धीरे करके अब बढ़ना चालू करता है, जो कि 0.05% का आंकड़ा इसमें टच करती दिखी है। आम निवेशक के पास करीब 25% की होल्डिंग है। उसमें यदि देखा जाए तो कुछ बड़े नाम शामिल हैं। तो क्या देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ नाम की बात किया जाए तो शायद जरा हम सर्च करने की कोशिश करें तो शायद इसमें बड़ी नाम तो चेहरा नहीं है, शायद उनकी इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल की बात किया जाता है। लेकिन कुछ 4-5 गिने चुने मेंबर्स हैं जिनके पास 1-2% के आसपास होल्डिंग है। रेस्ट जो होल्डिंग है वो कह सकते हैं कि आम निवेशकों के पास इनकी होल्डिंग दर्ज करती दिखी है। यदि कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी में लेटेस्ट अपडेट में क्या कहती है, कंपनी को अभी ट्रांसफर एजेंट को चेंज किया था। एक्विजिशन की बात यहाँ भी कंपनी ने कहा था कि 2 दिन पहले की बात है, जो कंपनी ने ऑयल रिफाइनरीज इन मैंगलोर में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था कंपनी को लेकर के, जिससे इनके बिजनेस मॉडल में और आगे चल करके ग्रो की एक्सपेक्टेशंस संभव हो सकता है। यदि कुछ और पहलू की तरफ ध्यान दें तो कह सकते हैं कि इनके पास रिस्क जितना था उससे ज्यादा इनके पास रिटर्न का भी अवलोकन करता है। तो नियर अबाउट दोनों आज भी रिस्क और रिटर्न दोनों सेम ही लाइन आइटम में खड़ी है। इसको आप कह सकते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्गनेस की बात दर्ज किया जा सकता है। चार्ट लेवल पर हमने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी इसमें डिमांड लगातार बढ़ती गई है, और जहां पे डिमांड बढ़ती बढ़ती जब हमने स्टडी किया था उस टर्म के दौरान की देखा जाए तो सर शायद हमने कहा कि करीब 7 महीने पहले हमने स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के। आज के रिवीजन पार्ट में हमने इसको समझने की कोशिश किया तो ओवरऑल पिछले 5 सालों में ये स्टॉक प्राइस में करीब करीब 2500% से ज़्यादा की मूव देखने को मिला है। और ओवरऑल चाहे 3 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल हो, और नियर अबाउट यदि और भी शॉर्ट टर्म में आते हैं तो चाहे 6 महीने, 3 महीना, 1 महीने के टाइम फ्रेम में ये आंकड़ा इनका जो है वो लगातार बेटर करती हुई दिखी है। कंपेरिजन टू द, यदि सेंसेक्स से भी कंपेयर करते हैं तो सेंसेक्स के कंपनी कई गुने रफ्तार से तेजी से चल रहा है, जबकि इनकी यदि एफएमसीजी जो कंज्यूमर गुड्स वाले आइटम्स है उससे भी कंपेयर किया जाए तो शायद जहां पे बाकी पेयर्स ऑल के ऑल नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, वहां पे इनका 2 महीने में भी करीब 30% तक की इनकी स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ती दिखी है। दोस्तों आज भी हमारे साइड से कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साइड से कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ओनली ऑन द बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट को लेकर के। यदि हमारी वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमेशा एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाली बात होती है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, तो कभी भी किसी भी पर्सनल लाइफ हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, यदि कोई चीज़ आपको बेनिफिट दे रहा है तो काफ़ी बेटर है, नहीं दे रहा है तो अपनी कैपिटल को क्या करना चाहिए, सेव करते रहना चाहिए, अपनी रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। और जब रिस्क मिनिमाइज होगा तो पैसे बचेंगे, और इसके लिए खुद के डिसीजन, खुद का पॉलिसी और खुद की परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेशन और रिस्क को भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।